थैंक यू सर। आपने एकदम ब्रीफ में पूरा रीडेवलपमेंट पूरे विजुअलाइज हो गया कि क्या रीडेवलपमेंट है। थैंक यू। नाउ जब रीडेवलपमेंट होती है सब ये हो सकता है, ये हो सकता है, और हर एक सोसाइटी मेंबर्स के मन में रहता है कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, फिर हमें ये क्या देगा, वो क्या देगा, दूसरा आदमी बोलते हैं मैं ये ले रहा हूँ। सो ही ऑल्सो एक्सप्लेन द ग्रीड। तो ग्रीड वगैरह सब छोड़ के अभी गवर्नमेंट का जो जीआर है जो 79 में फॉलो करना था, यू शुड अपॉइंट अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो लोग अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को उतनी सीरियसली नहीं लेते, और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत से लोगों के बारे में मन में ये रहता है कि दे आर द डेवलपर स्पॉन्सर्ड पीएमसी। तो दैट इज द मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स आर ऑफ दैट माइंड कि पीएमसी तो ये तो डेवलपर का ही है। लेकिन वेरी फ्रैंकली यू हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिसको ये फील्ड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं, सिर्फ आर्किटेक्ट या सिर्फ एडवोकेट या सिर्फ सीए, ऐसा नहीं, एक पूरी की पूरी टीम होनी चाहिए तभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वन डायमेंशनल एक्टिविटीज नहीं, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज। उसमें रूल्स भी है, फाइनेंस भी है, बाद में लीगल भी है, सब पैरामीटर्स है। तो ये सब पैरामीटर्स जो संभल सके वैसी पीएमसी आपको अपन फर्स्ट इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट उसका हेड होना चाहिए, क्योंकि सब जो अपना बेस है, क्योंकि वो पूरा डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस के ऊपर है। ताकि क्या हो जाएगा, आपको अगर अच्छा पीएमसी करते हो तो अपने प्रोजेक्ट में हम लोग कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट हमें किस रेगुलेशंस में मिल सकता है, ये हम लोग उसके साथ डिस्कस करके फाइनल कर सकते हैं। फिर इतना कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, क्योंकि क्या होता है सब लोगों को लगता है मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना है, लेकिन ये करने के लिए भी कितना खर्चा आएगा ये भी मालूम होना। क्योंकि ये समझो मेरा मैं जो चश्मा पहनता हुई है और मैं बाजार में गया कि इसका मुझे क्या दोगे क्या दोगे, लेकिन अपने को खुद को मालूम होना है कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। तो उसे जनरेट करने के लिए कितना खर्चा होने वाला है, उसमें खर्चे में अप्रूवल का कॉस्ट है, कंसल्टेंट का कॉस्ट है, आपका रेंट है, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट मिलके आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बनेगा। फिर ये प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर भी होना जरूरी है। तो ये आपके सराउंडिंग में कितना एरिया का कारपेट एरिया से माल बिकता है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मिनिमम इतना एरिया बेचेंगे तो ये प्रोजेक्ट वायबल है। नहीं तो कोई अगर प्रोजेक्ट वायबल नहीं तो मतलब नहीं है। तो प्रोजेक्ट वायबल करने के लिए जो एरिया बेचने के बाद अपने मेंबर्स के लिए क्या बचता है ये भी देखना जरूरी है। लेकिन क्या होता है बहुत से लोगों को लगता है मुझे सब मांगता है, लेकिन प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो जब हम लोग ये सब एनालिसिस करेंगे कि इतना मिनिमम बेचना चाहिए, इतना अपने पास आ जाएगा, तो दैट विल गिव यू द गुड आइडिया कि अपना हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। So first is the feasibility report has to be prepared by the good project management consultant, ताकि हम लोग उसका दूसरी बात क्या है, अपने को प्रोजेक्ट कॉस्ट से ये समझ में आता है कि ये जो अपना प्रोजेक्ट है वो करने के लिए क्या कैपेसिटी का डेवलपर चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट का कॉस्ट 20 करोड़ है, कुछ प्रोजेक्ट का कॉस्ट 100 करोड़ है। तो 20 करोड़ और 100 करोड़ में बहुत फर्क है। तो 20 करोड़ करने वाला डेवलपर और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करने वाला डेवलपर, उसका कैटेगरीज अलग अलग रहते हैं। जैसे ए कैटेगरी के डेवलपर रहते हैं जो सिर्फ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स करते हैं, बी कैटेगरी के जो डेवलपर रहते हैं थोड़े 2-4 ग्रुप को प्लॉट्स को लेके करते हैं, सी कैटेगरी के एक सिंगल बिल्डिंग करते हैं। सी कैटेगरी मतलब गलत डेवलपर है ऐसा नहीं, लेकिन उनका एक लिमिट रहता है। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन से कैटेगरी का डेवलपर सुटेबल है ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल्सो गिव्स इज द फीडबैक बाय द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। वंस द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद में हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकते हैं या हमें डेवलपर की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग जो भी अप्रूवल का कॉस्ट या थोड़ा कॉस्ट का, क्योंकि देखो अगर 20 करोड़ का भी प्रोजेक्ट रहेगा तो 100% अपने को स्टार्टिंग में 20 करोड़ नहीं लगता है, बराबर। यू रिक्वायर सम 3-4 करोड़ जो अप्रूवल के लिए, बाद में बैंक से फाइनेंस मिलेगा या कोई डेवलपमेंट मैनेजर है, तो एटलीस्ट जो स्टार्टिंग का जो कॉस्ट है वी कैन जनरेट दिस कॉस्ट और नॉट। तो ये एक बार ये डिसाइड हो गया कि हम लोग सेल्फ करने वाले हैं या बिल्डर्स के करने वाले, ये अपना फिजिबिलिटी तय करेगा।
अगर जो भी डिसीजन है वो होने के बाद अभी कौन से रूल्स में जो हम करने का है, तो हमने कौन से रेगुलेशंस में जाने का है, ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल किया तो उसमें क्या बेनिफिट है। जैसे अभी सर ने कहा कि अभी कुछ नए रेगुलेशन है, 3320 भी है, क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में नॉर्मल रेगुलेशन से प्रपोजल वायबल नहीं होता है, क्योंकि जो कारपेट एरिया जनरेट होता है वो कम होता है सेल के लिए, लेकिन कुछ रेगुलेशंस की वजह से हम लोग प्रोजेक्ट का कारपेट एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा अभी बेस्ट एग्जांपल है, पहले लोग 3311 यूज करते थे, जो हम एसआरए को सरेंडर करते थे एडिशनल फ्लैट्स, और उसके बदले में जो एडिशनल एफएसआई मिलता था वो शेयर करते थे, एसआरए को जाता था और सेल के लिए मिलता था। लेकिन बहुत से जो मेंबर्स है उनको ना एसआरए के बारे में थोड़ा दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो एसआरए का थप्पा जाता है। अगर एसआरए में कुछ प्रोजेक्ट रुक गया तो उनका भी सीसी रुकेगा, उसी रुकेगा। तो अभी बीएमसी ने जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, जो उनके दायरे में आते हैं, जो वार्ड में आते हैं, जैसे रोड वाइडनिंग में है या उनके कुछ बड़े ऑफिसर्स को कुछ जगह देने की है ऐसे, तो उनके लिए एक प्रावधान किया है 3320B। तो अगर एक प्लॉट पे अगर 2.2 एफएसआई मिलता है और ये प्रावधान से 4 एफएसआई जाता है, तो 4 - 2.2 जो भी एफएसआई मिलेगा वो एडिशनल एफएसआई हो गया। तो ये एडिशनल एफएसआई 50-50 शेयर होता है बिटवीन द एमसीजीएम एंड द डेवलपर। तो जो पार्ट अपने डेवलपर के हिस्से में आता है उससे वो ज्यादा एरिया जनरेट करके प्रोजेक्ट का वायबिलिटी बढ़ा सकता है, जिसमें कि जो एडिशनल एफएसआई मिलता है उसमें प्रीमियम नहीं भरना पड़ता, ताकि जो पहले वाला एफएसआई है उसमें प्रीमियम भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको पूरा का पूरा प्रीमियम वे आउट किया है, उसको एडिशनल एफएसआई का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। इसके बदले में उसको सिर्फ पीएमसी को एडिशनल फ्लैट्स करके देने पड़े। और 3311 में कैसे एक फ्लैट कारपेट एरिया में रेस्ट्रिक्शन है कि जो 300 स्क्वायर फीट जो एसआरए के जैसे फ्लैट्स है वही करने पड़ते हैं, और 3320B में वो कैप उन्होंने हटा दिया। अपने सिटी में आप देखेंगे कि सब जो मैक्सिमम बड़े बड़े फ्लैट्स रहते हैं, तो उनके साथ अगर छोटे फ्लैट्स आ जाएंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो 3320B वो कैप भी निकाल दिया। जैसे म्हाडा का जो एलआईजी और एमआईजी का जो कैप है 80 स्क्वायर मीटर, तब उतने स्क्वायर मीटर में लगभग 800-900 स्क्वायर फीट के भी फ्लैट हम लोग वो स्कीम में बना सकते हैं और बीएमसी को हैंड ओवर कर सकते हो। दैट वे ऑल दी स्कीम्स आपका जो कंसल्टेंट है आपको बताएगा कि कौन से स्कीम में आपको ज्यादा बेनिफिट है और कौन से स्कीम करने से आप मैक्सिमम बेनिफिट डेवलपर से ले सकते हैं और खुद ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से, बिकॉज मैं डीसी रेगुलेशंस के बारे में जितना बोलते जाऊंगा वो कम हो जाएगा। आपको जो भी सवाल है मुझे आप पूछिए, तो मैं आई कैन ट्राई टू आंसर।